नमस्कार। हमारा आज का विषय है कवि सेनापति का प्रकृति चित्रण। सेनापति रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी कविता में श्रृंगार वर्णन के अतिरिक्त प्रकृति वर्णन, भक्ति भावना इत्यादि का भी वर्णन चित्रण हुआ है। सेनापति का प्रकृति चित्रण काफ़ी प्रसिद्ध है। श्रृंगारी कवियों की जो एक प्रकृति चित्रण की परंपरा रही है, उसमें प्रकृति का अधिकांशतः उद्दीपन रूप में ही चित्रण किया जाता रहा है। उनके यहाँ पर जो श्रृंगारी कवि हुए हैं, रीतिकाल के अन्य कवि जो हुए हैं, उनकी रचनाओं में प्रकृति संकुचित रूप में ही दिखाई देती है, दृष्टिगोचर होती है। संकुचित रूप में अर्थात प्रकृति का चित्रण केवल उद्दीपन रूप में ही वहाँ पर दिखाई देता है और एक परंपरा सी बन गई है, जिसके अनुसार इस प्रकृति चित्रण का जो संबंध है वह केवल नायक नायिकाओं के क्रियाकलापों से ही विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। प्रकृति की जो भी चीज़ें हैं, प्रकृति के जो भी उपादान हैं, वे सब नायक नायिका के मन के भावों के अनुसार ही दिखाई देते हैं। केली कुंज हो, पुष्प वाटिका हो, या चंद्रोदय हो, या शीतल मंद समीर की हवा की बात हो, या विभिन्न ऋतुओं का वर्णन हो, वह सब जो है नायक नायिका के मन में जो उठने वाले भाव हैं, उनके आधार पर ही इन सब को देखा गया है, प्राकृतिक उपादानों को देखा गया है। इन कवियों की दृष्टि के अनुसार इन कवियों ने जैसा वर्णन किया है, जैसी इनकी दृष्टि रही है, उसके अनुसार शीतल समीर अगर चलती है तो वह विरही जनों को जलाने के लिए, अर्थात विरह से पीड़ित व्यक्ति, नायक या नायिका अगर उसको विरह पीड़ा भोगते हुए दिखाया गया है, तो जो शीतल सुगंधित पवन है, हवा है, वह भी उसे पीड़ा पहुंचाती हुई जान पड़ती है। तो इस प्रकार रीतिकालीन काव्य में, श्रृंगारी काव्य में अगर शीतल समीर का भी वर्णन आया है, तो वह विरही जनों को जलाने के लिए। पुष्प खिलते हैं तो किसी नायिका के केश पास को सजाने के लिए, और कोयल बोलती है तो नायिका के प्रियतम का स्मरण दिलाने के लिए। अर्थात प्राकृतिक उपादानों को, प्रकृति को केवल नायक नायिका के मन के भावों के अनुसार ही चित्रित किया गया है। जो सेनापति हुए हैं, सेनापति के हृदय में प्रकृति के प्रति एक विशेष अनुराग, विशेष प्रेम देखने को मिलता है। हालांकि इन्होंने जो प्रकृति का चित्रण किया है, उस पर परंपरा का, साहित्यिक और सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव दिखाई देता है, और उसी प्रभाव के कारण इनका प्रकृति चित्रण भी कहीं कहीं पर संकुचित हो जाता है। लेकिन सेनापति ने परंपरा से हट करके प्रकृति का कुछ स्वतंत्र चित्रण भी किया है। आलंबन रूप में प्रकृति के स्वतंत्र चित्र भी देखे जा सकते हैं। जहाँ ऋतुओं का वर्णन आया है, वहाँ उन्होंने ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, इनके बहुत ही सहज स्वाभाविक चित्र उपस्थित किए हैं, और वे स्वतंत्र वर्णन है। भावों को उद्दीप्त करने के लिए वहाँ पर वर्णन नहीं आया है। तो इस प्रकार सेनापति ने कई स्थानों पर प्रकृति के रम्य रूपों से प्रभावित होकर के उनका वर्णन किया है।
ऐसे वर्णन में भी कहीं पर परंपरा का प्रभाव दिखाई दे जाता है। सेनापति ने ऐसे अनेक छंदों की रचना की है जिनमें प्रकृति का स्वतंत्र निरीक्षण, स्वतंत्र चित्रण दिखाई देता है। उनका ग्रीष्म ऋतु का जो वर्णन है उसमें काव्योचित भावुकता के साथ में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, मनोहारी वर्णन किया गया है। जैसे वृष को तरनि तेज सहसो किरण करी, ज्वालने के जाल विकराल बरसत है। मेरे जान पोनो सिरी ठोर को पकड़ी कोनो, घरी एक बेटी कहूँ घामे बितवत है। यहाँ कवि ने ग्रीष्म ऋतु में पहले तो ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता का वर्णन किया है और फिर उसमें कल्पना की है कि मानो मेरे जान पोनो पवन के लिए है कि मानो पवन भी ग्रीष्म के गर्मी के भीषण ताप से त्रस्त होकर किसी स्थान में बैठकर थोड़ा विश्राम कर रहा है, घामे बितवत है, इस ताप को बिता रहा है, विश्राम कर रहा है। ये इस प्रकार के जो वर्णन हैं, स्वतंत्र वर्णन जो है, ऐसे वर्णन रीतिकाल के अन्य कवियों की कविता में नहीं दिखाई देते। यह सेनापति की ही विशेषता है कि उन्होंने प्रकृति को सूक्ष्मता से देखा है और उसका सहज स्वाभाविक स्वतंत्र चित्रण किया है। इस प्रकार उनकी कविता में प्रकृति के वास्तविक स्वरूप के दर्शन होते हैं। उन्होंने प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। ऐसा नहीं कि जैसा परंपरा से चला आ रहा था, संस्कृत काव्य ग्रंथों में था या रीति ग्रंथों में जो हो रहा था उसी को आधार बना करके उन्होंने ऋतु वर्णन कर दिया हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने वास्तव में प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया और वास्तविक स्वरूप के दर्शन उनकी कविता में होते हैं। जो उनकी श्रावण मास की वर्षा का चित्र है या क्वार की वर्षा का चित्र है, उसमें उनकी यह सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति दिखाई देती है कि दोनों वर्षा का वर्णन उन्होंने किस प्रकार अलग अलग किया है। उन्होंने किसी और ग्रंथ को आधार बना करके ऋतु वर्णन या 12 मासा वर्णन नहीं कर दिया है, बल्कि स्वयं ने प्रकृति को देख करके फिर अपने काव्य में चित्रित किया है। सेनापति के ऋतु वर्णन की, प्रकृति चित्रण की एक खास बात यह है कि वे सामाजिक परिस्थिति से बहुत प्रभावित थे। उनकी प्रकृति चित्रण की कविता में सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। रीतिकाल के जो कवि थे वे अधिकांशतः राज दरबारों में रहते थे, राज दरबारों से उनका संबंध था। तो जो राजसी ठाट बाट होता है उनका दृश्य हमेशा ही इन कवियों की आंखों के सामने रहता था। ये जनता के बीच में खुले रूप में नहीं रहते थे, ये राज दरबारों में रहते थे। तो राजाओं के राजसी ठाट बाट को ही हमेशा देखते थे कि कैसे राजमहलों में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव दिखाई देता है, कैसे राजमहलों में सर्दी का प्रभाव दिखाई देता है, कैसी तैयारियां होती है। तो ये सारी चीज़ें ये जो राजमहलों में देखते थे, जो राजाओं के यहाँ देखते थे, उसी का वर्णन इन्होंने अपने प्रकृति चित्रण में किया है। सेनापति में भी यह प्रभाव दिखाई देते हैं। सेनापति ने जो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है उसमें जेठ के महीने के, ज्येष्ठ का जो महीना होता है उस महीने के आते ही राजमहलों में कैसी तैयारियां होने लगती है, खस खानों और तहखानों की मरम्मत होने लगती है। ग्रीष्म की ताप से बचने के लिए कैसे ठंडक वाले उपचार किए जाते हैं, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, उन सब का वर्णन सेनापति ने किया है। जैसे जेठ न जिकाने सुधरत खस खाने,
तल ताख तह खाने के सुधारी झारियत है। होती है मरम्मति विविध जल जंत्रन की, ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत है। कि जेठ महीने के नज़दीक आते ही खसखाने और तहखानों को सुधारा जाने लगता है, उनकी मरम्मत होने लगती है, उनको झाड़ा जाने लगता है। और जो विभिन्न प्रकार के जल यंत्र हैं उन सब की मरम्मत होने लगती है। अर्थात कि ये गर्मी के दिन जो हैं शीतलता से व्यतीत हों, अच्छे से व्यतीत हों, इसकी तैयारियां राजमहलों में कैसे होती है इनका वर्णन सेनापति ने किया है। अर्थात उन पर सामाजिक स्थिति का, परिस्थिति का प्रभाव है। वे जिस समाज में, जिस वातावरण में रह रहे थे उसी का वर्णन उन्होंने किया है। लेकिन केवल ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने केवल राजमहलों का ही वर्णन किया है। उन्होंने एक और साधारण जन पर, साधारण लोगों पर इन ऋतुओं का कैसा प्रभाव है उसका भी वर्णन किया है। तो राजमहलों के प्रभाव का, दूसरी ओर साधारण जनता का प्रभाव भी उन्होंने बताया है। जैसे जो शीत ऋतु का वर्णन है उसमें उन्होंने बताया है कि जब भयंकर सर्दी पड़ने लगती है, शीत ऋतु बहुत अधिक तेज हो जाती है, तो जो साधारण लोग हैं उनके पास गरम हमाम, गरम दुशाले यह सब नहीं होते। वे लोग तो अलाव जला कर ही शरीर तापते हैं, हाथ तापते हैं। तो अलाव जलाकर, आग जलाकर तापते हुए साधारण स्थिति के मनुष्यों का भी उन्होंने वर्णन किया है। वे कहते हैं, शीत को प्रबल सेनापति को भी चढ़ो दल, निबल अनल गयो सूर सियराई के, हिम के समीर तेई बर से विषम तीर, रही है गरम भोन कोनन में जाई के, धूम नैन बहे लोग आगे पर गिरे रहें, ये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के। ऊपर की पंक्तियों में शीत को प्रबल सेनापति, यहाँ से लेकर के बर से विषम तीर, यहाँ तक तो शीत की, सर्दी की प्रचंडता का वर्णन है कि कितनी अधिक सर्दी हो रही है, कि ऐसा लगता है कि जो शीत है, जो सर्दी है, उसने दल बल के साथ चढ़ाई कर दी है। अर्थात बहुत अधिक ठंड हो गई है, जो अग्नि है वह कमज़ोर पड़ गई है, सूर्य भी मानो ठंडा हो गया है और बर्फीली हवा चल रही है, हिम के समीर बर्फीली शीतलहर चल रही है। तो यह सारा वर्णन तो शीत ऋतु का है कि कितनी अधिक ठंड बढ़ गई है। अंत में वे कहते हैं, धूम नैन बहे लोग आग पर गिरे रहे, कि लोग आग पर गिर रहे हैं, आँखों से धुएं के कारण पानी निकल रहा है और लेकिन लोग आग पर गिर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर अलाव जलाकर हाथ तापते हुए लोगों का, साधारण स्थिति के मनुष्यों का चित्रण हुआ है। तो मानव जीवन की जो विभिन्न स्थितियाँ हैं उनमें उन्होंने प्रवेश करते हुए, उसका अनुभव करते हुए सच्ची भावुकता के साथ उनका वर्णन किया है। जो इस प्रकार का वर्णन है, अलाव तापते हुए लोगों का चित्रण, आँखों से धुएं के कारण पानी बहना, इनमें ऐसा लगता है जैसे मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाली शक्ति उनकी कविता में आ गई है। जो साधारण लोग हैं, ग्रामवासी हैं, उनके लिए राजमहल जैसे शाल दुशाल नहीं होते, उनके लिए इनकी व्यवस्था नहीं होती। वे तो लकड़ी या कंडे आदि की धुआं देती हुई अग्नि ही होती है उनके पास, जिससे वे अपने शरीर को गर्म रखने का प्रयास करते हैं। धुएं के लगने से उनके नेत्रों से पानी बहता जाता है, फिर भी सर्दी के कारण वे लोग आग पे गिरे पड़ रहे होते हैं। गरम भोन कोनन में जाई के, इसी में जो यह लाइन आई है कि जो गर्म हवा है वह तो किसी कोने में जा कर के रह रही है। अर्थात जो गर्मी है, जो गर्माहट है, वह कहीं भी प्राप्त नहीं होती है। ऐसा लगता है कि वह तो घर के किसी कोने में जाकर छुप गई है।
तो यहाँ पर भी प्रकृति का एक सच्चा निरीक्षण, सूक्ष्म निरीक्षण दिखाई देता है। इस प्रकार सेनापति ने प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण किया है और उनके प्रकृति चित्रण पर सामाजिक स्थिति का, सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव दिखाई देता है। सेनापति ने ऋतु वर्णन में ऋतुओं के उत्कर्ष को वर्णित करने की जो चेष्टा की है, ऐसे वर्णन जो है वे अलंकार प्रधान हो गए हैं, उनमें अलंकारों की अधिकता दिखाई देती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सेनापति का जो प्रकृति चित्रण है वह हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। रीतिकाल के कवियों में तो वास्तव में उसकी कहीं कोई बराबरी नहीं है, क्योंकि अन्य श्रृंगारी कवियों की कविता में प्रकृति का केवल उद्दीपन रूप में ही चित्रण दिखाई देता है। सेनापति ने अलग अलग ऋतुओं का जो स्वतंत्र चित्रण किया है, वैसा चित्रण हमें अन्य कवियों की कविता में नहीं दिखाई देता। प्रकृति चित्रण में, ऋतु वर्णन में सेनापति की कविता अद्वितीय है।